हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इतिहास स्टार्ट करते हैं। इतिहास में हमारा फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर हर टाइप का सिलेबस सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं इतिहास से। रीजनिंग की भी क्लास आएगी। रीजनिंग में भी थोड़ा हम आप लोगों को बताएंगे, सिलेबस पूरा आप लोगों को बताएंगे, चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाएंगे। और हिंदी भी आप लोगों को हम बाद में दूसरी क्लास में बताएंगे। तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि इतिहास, क्योंकि हम इतिहास हमारा तीन होता है। एक प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है और आधुनिक इतिहास होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमारा हड़प्पा सभ्यता, वैदिक युग, 16 महाजनपदों का उदय, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, भारत का यूनानियों पर आक्रमण, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और वर्धन युग, ये हमारा होता है प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में पहले हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में देखिए पहले होता है हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास स्थित, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। ये हमारा क्वेश्चन आता है पेपर में कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस सन में की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में की गई थी। किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में कराई गई थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। हमारा नोट है ये कि 1861 में भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष अलेक्जेंडर कर्निघन को बनाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्य तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व में डीपी अग्रवाल के द्वारा कार्बन डेटिंग विधि के जीवाश्मों के आकलन करके प्राप्त किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है। तो सर्वाधिक मान्य तिथि हमारी होती है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा हड़प्पा सभ्यता, इसका आकार कैसा होता है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का समाज कैसा है, यहाँ के नगर कैसे है, अर्थव्यवस्था, जीवन काल, लोग कैसे हैं, साक्ष्य क्या क्या मिला यहाँ पर, ये सब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ये हम एक डायग्राम की तरह मैंने बनाया है कि उत्तर में हमारा क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है और पूर्व में क्या है। तो देखिए उत्तर में हमारा है मांडा नदी। कौन सी है? चिनाब है। जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में हमारा है दायमाबाद नदी, प्रवाह नदी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। पूर्व में हमारा है सूक्ता गंडो नदी, दास, जिला मकराना। पश्चिम में आलमगीरपुर नदी, हिंडन, जिला मेरठ, यूपी। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ का आकार कैसा है, आकृति, लोग कैसे हैं, समाज कैसा है, नगर, शहर, अर्थव्यवस्था, जीवन काल कैसे, साक्ष्य क्या क्या मिला। तो ये यहाँ पे हेडिंग आप लोगों को एक एक करके सब बताएंगे। देखिए यहाँ का आकार, हड़प्पा की आकृति और आकार त्रिभुजाकार है। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा की आकृति और आकार कैसा है। तो ये त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 12,99,600 किलोमीटर भी कह सकते हैं इसको।
कुल हड़प्पा स्थलों की संख्या 1401 है, जिनमें से भारत 917 नंबर पर, पाकिस्तान 418 और अफगानिस्तान 3 है, जिनमें से घाघर नदी के किनारे कुल 176 हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थल स्थित है। हड़प्पा स्थलों की अब तक मात्र 3% खुदाई हुई है। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो है तथा हड़प्पा को इसका जुड़वा नगर भी कहा जाता है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक कुल 300 शब्द प्राप्त हुए हैं। यह इनके कुल शब्द हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि हलावर्त, गौमुखिका और चित्रधार है। हड़प्पा सभ्यता की अभी लिपि ज्ञात नहीं की गई है, बस इसको हलावर्त, गौमुखिका और चित्रधार कह सकते हैं। लोक, दूसरा हमारा हेडिंग था लोक, वहां के लोग कैसे हैं। हड़प्पावासी मातृ देवी और प्रकृति देवी या पृथ्वी देवी के उपासक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास और जौ की खेती करते थे, जिनमें से कपास को व्यापार के रूप में प्रयोग किया जाता था। ये हमारा बहुत ही शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाई हैं आप लोगों को बताने के लिए कि जैसे छोटे-छोटे जो टॉपिक होते हैं वो इसी में हम आप लोगों को कवर करेंगे और आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक विद्वान, पुरोहित, योद्धा और श्रमिक। विद्वान कौन होते थे? वहाँ के मुखिया होते थे। पुरोहित का काम क्या था? वहाँ का कर्मकांड। योद्धा नगर की सभ्यता, श्रमिक किसान वर्ग में आते थे। हड़प्पा वासियों का समाज पुरुष प्रधान था, लेकिन महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी वहां भी। हड़प्पा वासियों का समाज पुरुष प्रधान था, लेकिन महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन वहां पे बिल्कुल भी नहीं था। हड़प्पा वासी जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। इनके समाज में यज्ञ वेदी, हवन कुंड और अग्नि कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब हम जान लेते हैं वहां का नगर कैसा था। नगर और शहर। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर कृषि के साथ साथ व्यापार बड़े स्तर पर किया जाता था। वहाँ व्यवसाय, वस्तु का आदान प्रदान मुद्रा से, व्यापार, वस्तु का आदान प्रदान वस्तु से। इस सभ्यता के नगर एक दूसरे पर लंबवत स्थित होते थे और मकानों के बीच में चौड़ी सड़कें तथा पक्की नालियां बनी होती थी, अतः मकान ग्रिड पद्धति पर बने होते थे। प्रत्येक घरों में प्रसाधन शौचालय स्थित था तथा मकान कच्ची व पक्की दोनों प्रकार के ईंटों से निर्मित था। मकानों में उपयोग किए जाने वाले ईंटों का अनुपात 3:1 था। मतलब इसकी लंबाई जो थी वो 3 थी, चौड़ाई 2 थी और ऊंचाई हमारी 1 थी। महत्वपूर्ण बिंदु, इसको हम देख लेते हैं। जो हमने महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं वो बहुत ही मेन होता है हम लोगों का, क्योंकि वो क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था वह क्या था? तांबा था। तांबा दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा कांसा प्लस टिन। हड़प्पा वासी जिस एक खेल में रुचि रखते थे वह था शतरंज। हड़प्पा वासी जिस खेल में रुचि रखते थे वह शतरंज था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजनीय पशु कुबड़ वाला बैल था। वहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो लोग जिस पशु की पूजा करते थे, जिस पशु को मानते थे, वह कुबड़ वाला बैल था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ के मोहरों पर कुल जानवरों की संख्या 9 थी और जानवरों के प्रकार कुल 7 थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त सभी प्रकार के मोहर सैलखड़ी से बने हुए थे।
मोहनजोदड़ो से हिंदू धर्म में प्रयोग किया जाने वाला स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। गांव का मोहर नहीं मिला, गाय का मोहर नहीं मिला है वहां पर। हड़प्पा वासी जिस धातु पर अपरिचित थे वह था लोहा। हड़प्पा वासी एक धातु जैसे लोहा, सॉरी, तांबा, कांसा और टिन से तो परिचित थे, पर लोहा से वो अपरिचित थे, उन्हें नहीं पता था कि लोहा क्या होता है। हड़प्पा वासी जिस एक पशु से अपरिचित थे वह था शेर। वहां शेर भी नहीं जाना गया है। जिन 7 जानवरों के मोहर मिले थे, जिन 7 जानवरों के मोहर मिले थे वह है बाघ, हाथी, घोड़ा, भैंसा, 2 हिरन, 2 मछली और घड़ियाल। हड़प्पावासी तांबे से बने हथियार और औजार के रूप में शिकार के लिए सबसे पहले कुल्हाड़ी का प्रयोग किए हैं। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग दूसरे देश के साथ व्यापार जलीय व स्थलीय दोनों मार्गों से हुआ करता था। हड़प्पावासी कपास की खेती बड़े स्तर पर करते थे और यूनान, मेसोपोटामिया, मिस्र जैसे देशों में बेचकर सोना, चांदी, टिन आदि धातुओं को लाते थे। यूनानी वासी कपास को हिरन, सिंडन तथा मेसोपोटामिया के लोग कपास और मेहुआ के नाम से जानते थे। यूनान, मेसोपोटामिया व मिस्र जैसे देशों में व्यापार लोथल व रंगपुर बंदरगाह से होता था। स्थलीय मार्गों से व्यापार अरब देशों के साथ स्थल सुक्ता गंडोर से होता था। इस सभ्यता के लोग तौल मापन के रूप में 2, 4, 6, 16, 32, 64, 128 बार का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को 3 प्रकार से संस्कार होते थे: पूर्ण समाधि, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। वहां पे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित की प्रस्तर, अन्नागार, कांसा, दर्पण, जले हुए गेहूं, पृथ्वी देवी की मूर्ति, छोटा स्नानागार, स्वास्तिक चिन्ह, ये हमारे हड़प्पा में मिले हैं। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है? समाधान, वहां पे 16 महाविद्यालयों का बैठक जिसमें पढ़ाई करते थे। सबसे बड़ा विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांसे की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह, सॉरी दिख नहीं रहा है, स्वास्तिक चिन्ह, सूती कपड़े, बंदर की मूर्ति, विभिन्न प्रकार की मोहरें। कांसे के अलावा खुदाई में टिन, तांबा, सीसा, चांदी व सोना भी मिला है, लेकिन लोहा नहीं मिला। देखिए, चंद मुद्रणों में क्या क्या प्राप्त हुआ है, वहां पे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान, गुड़िया या मन का ज्वेलरी, वक्राकार ईंट प्रसाधन के साक्ष्य। सूक्ता गंडोर, सूक्ता गंडोर से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? घोड़े की अस्थि, तराजू का पड़ा, बर्तन में सवाधान, शव को बर्तन में रखते थे। वहां पे अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उस शव को बर्तन में रखा जाता था। रोपड़, रोपड़ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, वहां की क्या क्या साक्ष्य है? कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य,
रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। दायमाबाद, दायमाबाद से क्या-क्या मिला है? तांबे की बैलगाड़ी मिली थी, जिसकी खुदाई यहाँ पे दी हुई है 1961 में हुई है। इसकी खोज करने वाले ब्रजवासी लाल थे। कालीबंगन, कालीबंगन से कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत, काली चूड़ियाँ, अलंकृत ईंट, हवन कुंड आदि मिला हुआ है वहां से। इसकी खुदाई हुई थी 1954 में, 1944 में, 1954 में, सॉरी। इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ। लोथल, लोथल से हमें क्या-क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड, युगल सावधान, 2 लोगों को दफनाया जाता था वहां पे, पंचतंत्र की कथा, दिशा मापन यंत्र, नाव, धान की भूसी। वहां से लोथल से हम लोगों को 2 लोगों को एक साथ दफनाने का जो ये मतलब अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाया जाता था। धौलावीरा, धौलावीरा से प्राप्त साक्ष्य क्या है? जल निकासी प्रणाली, तौल के बाद शैलकृत जलकुंड। रंगपुर, रंगपुर से जो साक्ष्य मिले हैं वहां पे कच्ची ईंटें और चावल, बस ये 2 ही चीजें मिली हैं। बाड़ावली, बाड़ावली से तांबे के बाड़, अच्छे किस्म के जौ आदि प्राप्त हुए हैं। आलमगीर, आलमगीर से रोटी बेलने की चौकी, बेलन, रसोई के कुछ सामान, मतलब आलमगीर से हमें जो घर में किचन में यूज किया जाता है सामान, बस वही वहां से प्राप्त हुआ है। ये हमारा आज हड़प्पा सभ्यता पूरा हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। अगर हड़प्पा सभ्यता ही हमारा इतना ही है, इससे भी ज्यादा जो भी है जो उसी में हमने कवर किया है। और आगे का जो भी चैप्टर है वो हम आप लोगों को कल बताएंगे। आगे हमारा आएगा वैदिक युग। वैदिक युग हम आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसका भी हमने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाया है जिससे समझ में आसानी से आ जाए, और क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से, ज्यादा लॉन्ग लिखने से, कुछ भी लिखने से समझ में तो आ जाता है पर ये हमारे दिमाग में नहीं बैठता, और जितने छोटे बनाए लिखेंगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगी। हमने आप लोगों को समझाने के लिए इतना बनाया था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा।